नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 20वीं क्लास है, क्लास 20। इससे पहले हम लोगों ने सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा किया, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा किया। दोस्तों, तीनों की ही अलग अलग प्ले लिस्ट बन गई है, चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यूपी लेखपाल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, इस स्लोगन के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गोबर धन योजना के पहले चरण के तहत शामिल नहीं है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा गया शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज, ऑप्शन डी, जो कि गोबर धन योजना के पहले चरण के तहत शामिल नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को दोस्तों राज्य में गोबर धन योजना को लागू करने में 2 साल लग गए। इसका कार्यान्वयन पायलट परियोजनाओं तक सीमित रहा है और पहले चरण में दोस्तों यह योजना केवल लखनऊ, वाराणसी और ललितपुर जिलों में लागू की जाएगी। योजना पंचायती राज निर्देशालय द्वारा संचालित की जाएगी। आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा संचालित होगी? दोस्तों पंचायती राज निर्देशालय द्वारा, याद रखिएगा। और योजना के लाभ क्या क्या होंगे? इसका उद्देश्य गाय के गोबर, कृषि अपशिष्ट, रसोई के कचरे आदि को खाद, बायोगैस और बायो सीएनजी में बदलना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों को साफ रखने में मदद करेगा और बायोगैस खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। दोस्तों, यह किसानों और पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत तो होगा। देखिए, सरकार की पहल तो अच्छी है, आई होप ये अच्छा कर जाए आगे। अब गोबर धन योजना के बारे में, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबर धन योजना शुरू की गई थी। यह पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत लागू की गई है और यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत काम करती है। दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल कचरे को संपीड़ित बायोगैस में परिवर्तित करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग स्थापित किया गया था? तो यह दोस्तों लागू स्थापित किया गया था 2017 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए, किसान समृद्धि आयोग स्थापित किया गया था। अब दोस्तों 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से समय समय पर सुझाव देने के लिए किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। राज्य का दोस्तों मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही, और नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्रा को इस आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा राज्य के मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त इसके सदस्य हैं। अब नियुक्त किए गए अन्य महत्वपूर्ण सदस्य कौन हैं? यूएस सिंह, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से हैं यूएस सिंह, तथा ICRISAT हैदराबाद के महानिदेशक हैं मंगल राय, ICR के पूर्व महानिदेशक हैं गिरी संस्थान लखनऊ के प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, तथा IIM लखनऊ के प्रोफेसर सुशील कुमार, तथा ICAR के पूर्व निदेशक RB सिंह इसके नियुक्त किए गए अन्य महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में शहरी स्थानीय निकाय निम्नलिखित में कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय में दोस्तों नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट तथा छावनी बोर्ड तीनों ही आते हैं। इसके अलावा भी कौन कौन आते हैं हम लोग आगे बताते हैं आपको। इसमें दोस्तों उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों द्वारा शहरी क्षेत्रों को शासन, भारत में शहरी स्थानीय सरकार शब्द को दर्शाता है और शहरी स्थानीय सरकार का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सीमांकित विशिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। 274वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय सरकार की व्यवस्था का संवैधानिक रूप दिया तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में 18 विषय शामिल हैं। यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है और उन्हें न्यायिक समीक्षा के तहत लाता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये आपको जो मैंने बताया है ये आपके सभी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जो आप सोचे कि मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, ऐसे नहीं करा रहा हूँ। आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है ये। तथा भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय कौन कौन से? विशेष प्रयोजन एजेंसी, टाउनशिप, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर निगम, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी है दोस्तों, इसमें 100%
केंद्र द्वारा प्रायोजित होता है। ये इसमें राज्य की कोई भी मतलब हिस्सेदारी नहीं होती है, 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित होता है ये जननी सुरक्षा योजना। अब इसमें दोस्तों होता क्या क्या है, जननी सुरक्षा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया है। अब दोस्तों इसमें बात हुई है उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में शूटिंग रेंज की, तो यह नाम अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है, शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। और अप्रैल 2021 में कोविड के कारण चंद्रो तोमर का निधन हो गया था। शूटर दादी ने दोस्तों 60 साल की उम्र में पेशेवर शूटिंग शुरू की थी और उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की और उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या दोस्तों 75 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, मनरेगा के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत काम आरक्षित है? तो मनरेगा की जहां दोस्तों बात आए तो याद रखिएगा इसमें महिलाओं के प्रतिशत इसमें हो जाएगा 1/3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 1/3। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका फुल नाम हो जाएगा दोस्तों मनरेगा का महात्मा गांधी। नरेगा में दोस्तों निर्देशित और अधिनियम को लागू करने के साधन के रूप में बनाई गई ताकि गारंटी लागू हो। अब राज्य सरकारों को मनरेगा के तहत नियम बनाने और संबंधित राज्य योजना में संशोधन करने की शक्तियां हैं। अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 भागीदारी भी अनिवार्य है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को, कब 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में कर दिया गया था। दोस्तों इसका सही बताएं तो इसमें भारतीय संसद ने 23 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया था और यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। कब पूछा था, कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्न में से किस केंद्रीय बजट में पीएम किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की गई थी? तो यह दोस्तों शुरू की गई थी केंद्रीय बजट 2019 में पीएम किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की गई थी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये है क्या, इसमें होता क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 24 तारीख और दूसरा मतलब फरवरी में 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी, 24 फरवरी 2019 को। और दोस्तों प्रधानमंत्री किसान निधि पीएम किसान किसानों के लिए नगद हस्तांतरण मतलब नगद कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसमें सालाना 6,000 रुपये मतलब 6,000 रुपये दिए जाएंगे किसानों को और इसमें 2,000 रुपये की किस्तें होंगी, 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिया जाएगा, मतलब 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जो कि शुरू हुआ दोस्तों 2013 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यानी यूपीएसडीएम 2013 में शुरू किया गया था। यूपीएसडीएम एक एकीकृत मिशन के रूप में कार्य करता है और राज्य के लिए कौशल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न राज्य विभागों के प्रयासों को जोड़ता है। इसमें दोस्तों यूपीएसडीएम उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने में लक्षित कौशल विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है जो विभिन्न राज्य विभागों जैसे ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण आदि के लक्ष्यों को पूरा करती है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, नगर निगम में कितने वार्ड शामिल हैं? तो नगर निगम में दोस्तों 40 से 70 वार्ड शामिल होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें अनुच्छेद 243Q1C नगर निगम के गठन से संबंधित है। और याद रखिएगा आपका एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है ये कौन से अनुच्छेद में शामिल होता है, तो अनुच्छेद 243 में नगर निगम है। इसमें एक बड़ा शहरी क्षेत्र शामिल होता है, इसमें 40 से 70 वार्ड होते हैं। मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है, इसमें नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर।
और सभी अध्यक्ष और काउंसलर सीधे चुने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में दोस्तों पहला नगर पालिका अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था। वर्ष 1956 में पारित किया गया। और पहला नगर निगम जबलपुर में कब, मतलब कौन सा बना था? सबसे पहला 1864 में बना था। कब बना था? 1864 में जबलपुर मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम बना था। और दोस्तों राज्य सरकार को प्रत्येक नगर निगम में एक वार्ड का गठन करने का अधिकार है। और वार्डों की न्यूनतम संख्या 40 होगी और वार्डों की अधिकतम संख्या 70 होगी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, तो ये सब दृष्टि उत्तर सबसे बड़ा जिला हो जाएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना था दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जिसको नाम बदल के कर दिया गया है, जिला उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या, मतलब इस राज्य जिले की जनसंख्या 59,60,000 कम से कम। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसे मध्य उत्तरी और उत्तर मध्य भारत का हिस्सा माना जाता है। और दोस्तों इसको यहाँ पर संगम नगरी भी कहते हैं प्रयागराज को। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता दर है। दोस्तों ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे संभावना है जो आएंगे, जो आप सोचेंगे कि आप डायरेक्ट आप कोई बिल्कुल हलवा पेपर नहीं दे देंगे आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा 75.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता दर 75.14 है। ये उत्तर प्रदेश की बात हुई है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हुई है। अब उत्तर प्रदेश शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में दोस्तों फ़र्क है इसमें, क्योंकि शहरी जनसंख्या कम से कम 4,44,95,000 के आसपास, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 22.3% हो। और यहाँ पर ग्रामीण इलाका, मतलब ग्रामीण कम से कम 15.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 77.7% ग्रामीण में निवास, ग्रामीण जनसंख्या का निवास करती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, मक्के की खेती के लिए आवश्यक मृदा पीएच है। तो मक्के की खेती की बात है तो मक्के की खेती के लिए आवश्यक पीएच मान है दोस्तों 5.5 से 7.5। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5.5 से 7.7। अब मक्का दोस्तों यानी कि जिया मेज को अनाज की रानी के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा आप, एक प्रश्न आपका और बन गया, देखिए अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है मक्का को। इसमें 10% प्रोटीन और 4% तेल होता है। मक्का प्रोटीन जीन यानी ट्रिप्टोफैन और लाइसिन में कम होता है। मक्के के लिए दोस्तों रेतीले दोमट बलुई मिट्टी अनुकूलित होती है और पानी का ठहराव फसल के लिए बेहद हानिकारक होता है। मतलब एक प्रकार से नहीं, पानी को रोक लिया था तो उसमें खराब हो जाती है, चार पानी चलता रहना चाहिए। इसे पीएच 5.5 से 7.5 वाली मिट्टी में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, ग्राम विकास कार्यों के संबंध में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यक्रम को कौन करता है? तो ग्राम विकास कार्यों के संबंध में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यक्रम को उपरोक्त तो सभी करती हैं, यानी योजनाओं का क्रियान्वयन, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण तीनों ही करती हैं। अब जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यक्रम वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। 1999 में शुरू किया गया था। इसका काम जिला ग्राम स्तर पर गरीबी को खत्म करना है। कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह कार्य को निष्पादन, परीक्षण और मूल्यांकन करता है। डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है यही चीज़ कि कौन कौन से होते हैं, तो ये तीनों याद रखना। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि ये कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ये तो सभी को आता होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों फिरोजाबाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप कानपुर से या फिर आगरा से आगे बढ़ेंगे फिरोजाबाद के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों देखना चूड़ी का होता है, पूरा पूरा मतलब चूड़ियों का ही काम होता है वहाँ पर। अगर आप स्टेशन पे उतरेंगे तो पूरे रास्ते में ही सब चूड़ियों को ठेला ले लेके, मतलब इधर से उधर जाते मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ा, भारत की बात करें सबसे बड़ा यहाँ पे सुहाग, मतलब चूड़ियों का काम यहीं पे होता है, फिरोजाबाद में। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं तो आप उत्तर प्रदेश एक बार देखिए आके, बहुत ही खूबसूरत राज्य है उत्तर प्रदेश। सभी से निवेदन है कि अगर आप जो भी बाहर के हों तो आप ज़रूर आइए। अब फिरोजा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसे दोस्तों चश्मे का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे चश्मे का शहर भी कहा जाता है।
और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य मतलब जान लेते हैं, कौन कौन से क्या क्या होते हैं। चश्मे का शहर भी कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जैसे कुछ जैसे राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री भले हम लोग बात करें, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जिले हैं दोस्तों यहाँ पर 75 जिले हैं, 75 जिसको जिले हैं 75, लेकिन लोकसभा की सीटें सबसे अधिक यहाँ पे 80, और 75 जिले हैं, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की सीटें 403 है, याद रखिएगा। और राज्य पशु कौन सा उत्तर प्रदेश का? बारहसिंघा, दलदल जिसको हिरण बोलते हैं हम लोग। राज्य पक्षी यानी सारस, क्रेन। राज्य पुष्प है पलाश उत्तर प्रदेश का। राज्य की वृक्ष है अशोक। जनसंख्या दोस्तों देख सकते हैं आप 20 करोड़ के आसपास, ये तो 2011 के हिसाब से, अब तो 24 करोड़ प्लस तो पहुंच ही गई होगी। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात 912 है 2011 की जनगणना के अनुसार। आई होप ये बढ़ गया हो। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, मधुबन उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्राचीन नाम था? तो मधुबन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का प्राचीन नाम था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसे दोस्तों भगवान कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है, इसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मथुरा संग्रहालय में शहर का उल्लेख सबसे प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में मिलता है। आप देखें उनका रामायण पढ़ा होगा तो उसमें मिलता है। अब मथुरा दोस्तों क्यों महाकाव्य में इच्छाऊ को राजकुमार दोस्तों शत्रुघ्न लवणासुर नामक राक्षस का वध करता है और भूमि पर दावा करता है। बाद में इस स्थान को मधुबन के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि यह घना जंगल था। फिर मधुपुर और बाद में मथुरा, मतलब पूरा मैंने इसमें डीपली बता दिया आपको। मथुरा दोस्तों दूध उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में खोला गया है। याद रखिएगा, पहला हाथी अस्पताल मथुरा में खोला गया। और महत्वपूर्ण पर्यटन की बात करेंगे मथुरा में, तो गोकुल, राधा रमण मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर, ये दोस्तों मथुरा में है। तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों मथुरा में स्थित है, जिसको हम लोग DUVASU बोलते हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है? तो सुलह कुल दोस्तों ये आयोजित होता है उत्तर प्रदेश में आगरा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सुलह कुल आयोजित होता है। और दोस्तों सुलह कुल की स्थापना क्या बात करेंगे, इसमें सार्वभौमिक शांति को परिभाषित करने के लिए की गई थी, सार्वभौमिक शांति को, और विशेष रूप से अंतर्धार्मिक संवेदनशीलता और सभी के लिए उचित व्यवहार, धार्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक त्यौहार सुलह कुल का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, आगरा में। आपसे एग्जाम डायरेक्ट पूछ सकता है। अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों आगरा में बात करें तो आगरा में दोस्तों आपका ताजमहल भी है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो पंचायत की बात हो तो पंचायत दोस्तों उत्तर प्रदेश में 33%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति क्यों के लिए आरक्षित उनकी जनसंख्या और OBC के अनुपातों में सीटों में अधिकतम 27% है और अध्यक्षों के पदों यानी महिलाओं को पंचायत की कुल संख्या सहित हर श्रेणी में 1/3 से कम नहीं होने का आरक्षण है। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कितने परसेंट, 33%। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के प्रदर्शनों की सूची का हिस्सा है जिसे बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है? तो बच्चे के मतलब जश्न मनाने के लिए गाया था दोस्तों सोहर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोहर मनाया जाता, सोहर मतलब गा किया जाता, जश्न मनाया जाता, सोहर लोकगीत, लोक संगीत सॉरी। अब और भी क्या कौन कौन से, पहले पहले इसकी पूरी बात करें सोहर की, तो उत्तर प्रदेश सोहर लोक संगीत जीवन चक्र के प्रदर्शनों की सूची का हिस्सा है जिसे बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गया था। गांव में अगर किसी के घर में ढोल की धाप और मंजीरे की आवाज़ आ रही हो और महिलाएं हंसी से गीत गा रही हों तो समझ लें कि खुशी से घर में किसी नन्हे सदस्य का आना है। और जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो घर की महिलाएं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सोहर गाती हैं। सोहर गीत में बच्चे के जन्म से जुड़ी चीज़ें, उसके परिवार के सदस्य से जुड़ी चीज़ें, व्यंजन और त्यौहार शामिल होते हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की, जैसे मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था कि बारहसिंघा, अशोक का प्रति, ये सब चीज़ें बताई। तो अब दोस्तों उत्तर प्रदेश गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल
याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था इसका गठन उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों 1935 में नाम को इसको दोस्तों अंग्रेजों ने आगरा और अवध को मिलाकर एक प्रांत बनाया और उसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया था, इसी में आपका हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मंडल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय और 8135 न्याय पंचायतें हैं। याद रखिएगा चारों चीज़ें आप इम्पोर्टेंट सभी आपकी। क्या क्या मैंने बताया आपको? 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 915 नगरीय निकाय हैं और 8135 न्याय पंचायतें हैं। इसमें देखो संगीत और विवरण, जैसे कहारवा, ये किस में गाया था? इसे कहार जाति तरफ शादी के समय गाया जाता है। चनियनी की बात करेंगे, एक प्रकार का नृत्य संगीत है। और कजरी दोस्तों, इसे सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया था। ये अर्धशास्त्रीय गायन के रूप में भी विकसित हुआ और इसकी गायन शैली बनारस घराने से निकटता से जुड़ी हुई है। याद रखिए दोस्तों सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संपूर्णानंद बात हुई, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों वाराणसी में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाराणसी में है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या है? संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय पूर्व में वर्णाश्रय संस्कृत विश्वविद्यालय और शासकीय संस्कृत महाविद्यालय है, वाराणसी के नाम से जाना जाता था। और यह एक भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का संस्थान है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है, जो संस्कृत और संबंधित क्षेत्रों के अध्ययन में विशेषज्ञता रखता है। और 1200 यानी 1200 से अधिक संस्कृत माध्यम स्कूल और कॉलेज इस विद्यालय से संबद्ध है। अन्य जैसे क्या क्या है फिर मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर दोस्तों कितनी है? 69.72%। और उत्तर जिले आपको बता ही दिए 75, मंडल 18 हैं, 915 नगर निकाय हैं दोस्तों और 8135 न्याय पंचायतें हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर जिली और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए यूनिकोड की सहायता की है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए यूनिकोड की शुरुआत की है। इसमें दोस्तों राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के 16 अंकों का, आपसे ये भी पूछ सकता है कितने अंक का यूनिकोड, तो 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। राजस्व विभाग सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि को चिन्हित करने के लिए यूनिकोड जारी करेगा। यह भूमि विवादों के मामलों की जांच करने और लोगों की धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाने में मदद करेगा। अब भूमि की यूनिकोड संख्या 16 अंकों वाली होगी और जिसपे पहले 6 अंक भूमि की आबादी के आधार पर होंगे और अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित होगी और 11 से 14 तक के भूमि अंक भूमि के विभाजन की संख्या होगी और अंतिम 2 अंकों में श्रेणी का विवरण होगा जिसके माध्यम से कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जाएगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।